Hello everyone, good morning 12th class. So today we are going to do our third chapter 12th class. First chapter जो हमने किया that was Indian economy on the eve of independence. Second हमने किया economic policy. Second हमने किया Indian economy 1950 to 1990. अब हम उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट करेंगे that is न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 12th क्लास वो क्यों हुई थी? अप टिल 1990 हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री जो है ग्रो कर रही थी, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया। फिर हम अपने आईपीआर की अगर बात करें तो आईपीआर में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया कि कंपनी सेक्टर को हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, कौन सी कंपनीज को गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कौन सी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगी, वो सब हमने आईपीआर में पढ़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद क्लास ड्यूरिंग 1991 एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या थी? हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आए। इकोनॉमिक क्राइसिस, नाउ अगेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच इज द ईयर ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस? तो 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस का भी ईयर था। ड्यूरिंग 1991 कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि जो हमारा फॉरेक्स बैलेंस था ना वो इनसफिशिएंट हो गया था, इतना कम हो गया था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप सब समझते होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो रिजर्व जिसमें हम अपना डॉलर, जो हमारे डॉलर्स होते हैं उसको रखते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ क्यों किया जाता है क्लास? फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करने का एक ही मेन कारण होता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज से जो इम्पोर्ट्स हैं वो करते हैं। इम्पोर्ट पेमेंट जब हम करते हैं तो वो हम डॉलर्स में करते हैं और इसीलिए हम अपने फॉरेक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास पैसा था ही नहीं डॉलर्स के रूप में। अब डॉलर कहाँ से लेंगे हम? डॉलर तभी आएगा क्लास हमारे पास या तो जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे होंगे तब डॉलर आएगा कि ठीक है हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर हम वो पेमेंट जब कर रहे हैं तो दे आर पेइंग अस इन डॉलर्स। क्लियर? तो जब हमारे पास डॉलर नहीं था उसको कहा जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हमें ये था कि कैसे हम अपने फॉरेक्स को इम्प्रूव करें। क्यों? बिकॉज हमें पेट्रोल बाहर से ख़रीदना है, हमें और भी चीज़ें बाहर से ख़रीदनी है। तो जो चीज़ें हमें बाहर से ख़रीदनी है चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसके लिए हम पेमेंट डॉलर में ही कर सकते हैं, वो इंडियन रुपी नहीं लेंगे और डॉलर हमारे फॉरेक्स से ही आता है। सो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या है? जो बाहर का हमारे ऊपर कर्जा था वो बढ़ता चला जा रहा था। क्लियर? नेक्स्ट इज हाई प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जब कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए पैसा मांगेगी कि ठीक है हमें दूसरी कंट्री को पैसा देना है तो पैसा हमें अपनी कंट्री से अर्न करना है। तो अपनी कंट्री से पैसा अर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने हाई प्राइसेस पॉलिसी अपनाई कि ठीक है चीज़ों को महंगा कर दो। चीज़ें महंगी होंगी तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी एंड वी विल यूज दैट एक्स्ट्रा इनकम टू पे आवर डेट्स। सो दूसरा, हमारे पास कोई इंटरनेशनल फंड नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज जैसे मैंने अभी आपको बताया इनसफिशिएंट है और इनसफिशिएंट था और आपकी एनसीईआरटीज में बकायदा लिखा है कि सिर्फ इतना फॉरेक्स हमारे पास था 12th क्लास की हम सिर्फ फोर्टनाइट समझते हैं। फोर्टनाइट का मतलब ओनली वी कैन सर्वाइव फॉर 15 डेज। 2 वीक्स और 15 डेज के टाइम को फोर्टनाइट कहते हैं। तो इतना कम हमारे पास जो है ना फॉरेक्स रह गया था कि सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो गया था। फिर इंडिया ने आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक इनकी तरफ रुख किया। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करता है। सारी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ से फंड्स मिलते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक सब जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के वो हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वर्ल्ड बैंक की ब्रांचेस हैं। सो जब वर्ल्ड बैंक के पास, आईबीआरडी के पास इंडिया गया लोन लेने के लिए तो आईबीआरडी ने लोन भी दिया और एक सजेशन कह लो या फिर एक शर्त काइंड ऑफ कह लो कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे। क्यों देंगे? कब देंगे? तब देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। बिकॉज आप जो तरीका चलाते आ रहे हैं वो तब ठीक था कि जब आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा पुशअप करना था। बिल्कुल एकदम मरी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी जब फॉरेनर्स ब्रिटेन चले गए हमें छोड़ के, तो उसको तो उठाने के लिए ठीक था कि आपको लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराना ज़रूरी था। बट ऐसे ही तो हम नहीं चल सकते थे ना।
इसीलिए IBRD ने एक जो सजेशन हमें दिया और एक कह लो एक उन्होंने शर्त रखी है हमारे सामने कि आपको अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना होगा, आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज ज़्यादा करना होगा, बिकॉज आप हर चीज़ अपने हाथ में मैक्सिममली लेके चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स कम हैं और इसीलिए जो नुकसान है ना वो आपको ज़्यादा हो रहा है। क्यों क्लास? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर्स जो है ना उनका मेन फोकस एक चीज़ पे होता है एंड दैट फोकस है सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी में लोगों को सर्व किया जाए। लेकिन सर्व करने के लिए अगेन यू नीड मनी। अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो उसके लिए पहले आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो वही प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि सर्वाइवल, मतलब अगर हम सिर्फ लोगों के सर्वाइवल की बात करें, उनके लिए तो हमारा पब्लिक सेक्टर सफिशिएंट था कि ठीक है खाना प्रोवाइड करा देंगे लोगों को, लेकिन कब तक? एक टाइम के बाद हमारे पास अगर फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो एकदम हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी। तो IBRD ने सजेशन दिया, इंडिया ने उसको माना और इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, वी आर विद यू, और अगर आप कह रहे हैं कि करना चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। हम अपनी इकोनॉमी को एक नया पेस देंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई इन द ईयर 1991 और उन पॉलिसीज के दो सेट थे क्लास, वन इज स्टेबलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्टेबलाइजेशनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब स्टेबिलिटी की बात हमने नेक्स्ट क्लास में भी की थी व्हेन इट कम्स टू स्टेबलाइजेशनल चेंजेस। तो स्टेबलाइजेशनल चेंजेस में वो चेंजेस आते हैं क्लास, दो चेंजेस थे स्टेबलाइजेशनल चेंजेस में। फर्स्ट इज बैलेंसिंग फॉरेक्स, कि एटलीस्ट हमारे पास इतना पैसा हो कि हम बिना सोचे समझे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनको कर सकें। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स लाइक पेट्रोल है, वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन गल्फ कंट्रीज फॉर पेट्रोल, तो वो चीज़ें हम ले सके, बिल्कुल खाली ना हो हमारी जेब। दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये दो काम हमें करने थे, ये दो हमारे स्टेबलाइजेशनल चेंजेस थे कि जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करते। क्लियर? एक क्या कि हमारा जो फॉरेक्स है वो बैलेंस्ड रहे, हमें मतलब एक मिनिमम जो है हमारे पास फंड्स होने चाहिए फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, फॉर बाइंग गुड्स नॉट सेलिंग गुड्स। दूसरा है इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को किसी भी तरीके से बढ़ने ना दिया जाए, बिकॉज अगर अगेन इन्फ्लेशन बढ़ेगा 12th क्लास तो फिर हमारी कंट्री में डिसबैलेंस आ जाएगा, लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बिकॉज हमारी कंट्री में इतनी अर्निंग भी नहीं है लोगों के पास कि वो इस चीज़ को झेल सकें। सो और दूसरे थे स्ट्रक्चरल चेंजेस, द मेन चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं LPGs। LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो है ही, इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है क्लास? रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। फर्स्ट रिफॉर्म इज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इन वॉट एवर वे यू प्रोनाउंस इट, इसका एक मेजर एम है, या इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये जो है ना, इसका मतलब होता है फ्रीडम और लिबर्टी, कि फ्री किया जाए लोगों को, उनको आज़ादी दी जाए काम को करने की, जो पहले हमने बंदिशें लगाई हुई थी उन्हें खोला जाए। वो बंदिशें क्या थी क्लास? पहली बंदिश थी लाइसेंस। लाइसेंस कब इंट्रोड्यूस किया था? हमने IPR में पढ़ा था 1948 में। क्लियर? कि आप जो भी करेंगे हमसे पूछ के करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, और ये क्यों किया था गवर्नमेंट ने, ये भी हमने पढ़ा था कि रीजनल डेवलपमेंट हो। लाइसेंस इसलिए हमने रखा था कि जो गांव है ना, मतलब रूरल एरियाज, उन रूरल एरियाज में लोगों को क्या मिले? काम के मौके मिले। वो कब मिलेंगे? जब वहाँ पे फर्म्स या इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी। तो सबसे पहली बात, लाइसेंस 1948 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, 1991 में उसको अबॉलिश किया गया और सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक लाइसेंस को रखा गया। वो कौन कौन से सेक्टर्स थे क्लास? सिगरेट, एल्कोहल, क्लियर, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर लाइसेंसिंग को रखा गया कि ठीक है ये चीज़ों पे लाइसेंस रहेगा।
दूसरा मतलब देखिए हुआ था क्या और हुआ क्या, मतलब देन एंड नाउ हम करके पढ़ते हैं। तो पहले लाइसेंस वाज देयर, नाउ लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट इज स्क्वीज्ड पब्लिक सेक्टर। पहले क्या था, हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत लार्ज था। अगर हम अपनी उन पॉलिसीज को याद करें, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, तो हमने पढ़ा था जो सेक्टर ए या सब कैटेगरी ए था उसके अंदर 17 फर्म्स थी जो सिर्फ कौन चलाएगा, प्राइवेट लोग पब्लिक लोग चलाएंगे, गवर्नमेंट चलाएगी। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको स्क्वीज कर दिया और अब इनको सिर्फ 3 चीजों तक रखा, एंड दैट 3 थिंग्स आर एटॉमिक एनर्जी, बस यहां पर गवर्नमेंट को अपना वो रखना था, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल, ये गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली। क्लियर? तो ये 2 काम किए। लिबरलाइजेशन से देखो क्या क्या रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन अगेन बदलाव, तो क्या क्या बदलाव आए, लाइसेंस को अबॉलिश किया गया, लाइसेंस वाज टोटली नॉट टोटली अबॉलिश्ड, इन रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स के अलावा लाइसेंस जो है वो कहीं भी नहीं था। क्लियर? और पब्लिक सेक्टर को स्क्वीज किया गया, इन चीजों तक पब्लिक सेक्टर को रखा गया। नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ते थे, 1955 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसको कार्वे कमेटी भी कहते हैं, तो 1995 में ये आई। अब रिफॉर्म्स के नाम पे डी रिजर्व, जो चीजें, डी रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि पहले कुछ ऐसी चीजें थी कि हम कहते थे कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगी, अब उन चीजों को भी हमने हटा दिया कि नहीं, अब इसे कोई भी बनाए और आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो वो डी रिजर्वेशन हमने किया। और पहले एक और चीज थी क्लास की प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ना वो अलाउड नहीं था। आप गवर्नमेंट से पूछेंगे कि क्या आप अपनी चीज का इतना प्राइस रख सकते हैं, इफ गवर्नमेंट विल अलाउ यू तो आप ये काम करेंगे, अदरवाइज नो। तो अब उस जगह भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दे दी सो दैट पीपल विल अर्न मोर। ये क्यों हो रहा है क्लास, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे गवर्नमेंट ने सिगरेट, एल्कोहल, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स ऑल्सो व देयर, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये चीजें छोड़ के बाकी सब पे लाइसेंस हटा रहे हैं, इन चीजों को छोड़ के सबसे लाइसेंस हटा रहे हैं। क्यों कहा गवर्नमेंट ने ये, इसलिए कहा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर आए, एंटर करे, यहाँ पे चीजों को प्रोड्यूस करे और अपना मुनाफा कमाए और उस मुनाफे में से गवर्नमेंट को उसका पार्ट दे। दिस वाज गवर्नमेंट्स प्लान टू अर्न मोर, क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंट लोगों के लिए, देखिए अब जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, वॉट एवर दे आर अर्निंग क्लास, गवर्नमेंट कभी भी अर्निंग को उसके अंदर मेन नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मेन किसको मानेगी, गवर्नमेंट सर्व करने को मेन मानेगी। तो फॉर दैट सर्विंग गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब वो चीजें खत्म की कि ठीक है, अब सेक्टर्स जो होंगे वो धीरे धीरे करके प्राइवेट होंगे, लिबर्टी मिलेगी सो दैट हम उनसे टैक्सेस ज्यादा लेंगे। फिर स्क्वीज्ड पब्लिक सेक्टर, अगेन प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, अगेन पैसा आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ पीपल विल मूव ऑन, और आप खुद प्राइस डिटरमिन करेंगे तो ज्यादा गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी। तो दिस इज द मेन पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। और ये क्यों हुआ, टू रिफॉर्म इट मीन्स टू अर्न मोर, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया। लिबरलाइजेशन में एक और रिफॉर्म्स थे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नाउ पहले क्या था क्लास, फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा होता है, आरबीआई इज द फाइनेंशियल सेक्टर। जो भी हमारे बैंक्स है, सारे कमर्शियल बैंक्स, ऑल दैट बैंक्स कम्स अंडर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस दौरान जो एलपीजीज आए, इस दौरान लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आरबीआई टू मेक फैसिलिटेटर फ्रॉम रेगुलेटर। पहले आरबीआई हर चीज को रेगुलेट करता था, क्यों, क्या, कैसे, एवरीथिंग। गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेटर की पोजीशन से हटा के फैसिलिटेटर बना दिया कि आपको लोग जो आपसे चीज मांग रहे हैं ना, आपको उनको वो प्रोवाइड करनी है, ये भी ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट को कोई लॉस ना हो। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट आरबीआई को क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर, फाइनेंसर, एडवाइजर, ठीक है। तो यू शुड नो फैसिलिटेटर क्या हुआ। और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, ओपनिंग अप ऑफ प्राइवेट बैंक्स खोले गए। बिफोर 1991 आपको सिर्फ ये एसबीआई एंड ऑल, कैनरा बैंक, ये सभी दिखते थे। उसके आने के बाद आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सारे प्राइवेट बैंक्स को भी अपनी एक पहचान मिली इकोनॉमी में। अगेन क्यों, क्योंकि ये बैंक जो है गवर्नमेंट को कमा के ज्यादा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं और ये अर्न करके गवर्नमेंट को देंगे। इसलिए रेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया कि कोई भी फंड्स में म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें, इन सब चीज़ों में पैसा लगाए, इंडिया आए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट ने बुलाया कि बाहर से लोग आएँ और इंडिया में पैसा लगाएं। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब आज़ादी दे दी कि नहीं, आप लोग आएँ हमारी कंट्री में पैसा लगाएं और उस पैसे को लगाने के बाद आप हमें भी कमा के दें। तो ये गवर्नमेंट ने किया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। उसके बाद क्लास गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स किए। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर टैक्स रिफॉर्म्स। अब देखो टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिफॉर्म्स जितनी भी एक कंट्री की टैक्सिंग पॉलिसी होती है ना, टैक्सेशन पॉलिसी, सॉरी नॉट टैक्सिंग पॉलिसी, उसको हम कहते हैं क्लास फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी या टैक्सिंग पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसमें भी बदलाव आए। क्या है, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट, जिनका बर्डन डायरेक्टली उस इंसान पे होता है जो इसको पे कर रहा है, लाइक इनकम टैक्स एंड ऑल, ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। जब हम बजट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको क्लियरली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट जो है मतलब बर्डन किसी और पे होता है, पे कोई और करता है। लाइक पहले वैट था, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। आप किसी दुकान से जाके कुछ खरीद रहे हो प्लस टैक्स पे कर रहे हो, वो जो आपको सामान बेच रहा है दैट शॉपकीपर, वो उसको जो आपने टैक्स पे किया है, ही विल टेक दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके स्लैब को कम किया। क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा, बिकॉज लोग ना बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन कर रहे थे। टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स से बचने के लिए अलग अलग तरीके, जिससे कहते हैं हम, जिससे काला मतलब वो जो ब्लैक मनी होती है वो ज्यादा जमा हो जाती है लोगों के पास, वो दिखाते ही नहीं है उनकी अर्निंग कितनी है। क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट उनसे लार्ज अमाउंट में टैक्सेस लेती है। तो रिफॉर्म्स क्या लाई गवर्नमेंट की, ठीक है अब हम टैक्स स्लैब को रिड्यूस करेंगे सो दैट लोग टैक्स इवेजन ना करें, लोग टैक्स की चोरी ना करें और अपना टैक्स पे करें। कम ही ले, लेकिन ले सब देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सबसे भी पैसा आएगा तो भी गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का मेजर एम था। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म्स हुए। क्या रिफॉर्म्स हुए, वैट आया, अब उसको छोड़ते हैं, अभी जो रिफॉर्म आया हम उसकी बात करते हैं। वन नेशन वन टैक्स, पूछ भी सकते हैं आपसे कि वन नेशन वन टैक्स किसका टैगलाइन है, जीएसटी का, वैट का, किस चीज का। सो वन नेशन वन टैक्स इज द टैगलाइन ऑफ जीएसटी, अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 12th क्लास एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2017। 1 जुलाई 2017 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स आए, टैक्स में गवर्नमेंट ने बदलाव लेके आए। अब टैक्स रिफॉर्म के बाद जो हमारे थर्ड रिफॉर्म थे, थर्ड काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, दे वर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। मुझे ये सारे रिफॉर्म्स चाहिए, 1 2 टैक्स रिफॉर्म्स, नेक्स्ट इज फॉरेक्स रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्लास, अब रिफॉर्म का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बदलाव। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने एक मेजर बदलाव किया एंड दैट बदलाव, दैट चेंज इज डीवैल्यूएशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें है, बकायदा एक टॉपिक है डीवैल्यूएशन का इन योर चैप्टर दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है क्लास, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करना, इंटेंशनली। क्यों, देखो वर्ड्स होते हैं अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैल्यू का कम होना, अप्रिसिएशन वैल्यू का बढ़ना।
अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तब होता है क्लास जो वो बिल्कुल मार्केट पे चलता है, मार्केट में डॉलर की क्या वैल्यू है, मार्केट में रुपया कितना मजबूत या कितना कमजोर हुआ, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन वर्क्स ऑन दैट, बट व्हेन इट कम्स टू एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्क्स ऑन दैट, बट व्हेन इट कम्स टू डीवैल्यूएशन, तो डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन इंटेंशनली होता है मार्केट को देखते हुए। सपोज अब अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमने चैप्टर का स्टार्टिंग किया कि हमारी कंपनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, हमारा जो फॉरेक्स है वो 15 दिन का बचा था, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है वो सिर्फ 15 डेज के लिए बचा था और हम चाहते थे कि लोग क्या करें, लोग पैसा इंडिया में लेके आए और लगाएं। अब लोग पैसा इंडिया में क्यों लाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग भी नहीं दिख रही थी, चीजें भी कुछ ऐसी नहीं थी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपना रहे थे, ट्रेड पॉलिसी जब हमने पढ़ी लास्ट में, तो वी वर लुकिंग फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि हम बाहर से ना खरीदें। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हम बाहर बेचें क्या, तो अब हमें सोचना था अब लोग हमारी चीज क्यों खरीदेंगे, इसी के लिए हमने काम किया, हमने अपने रुपए की वैल्यू को कम कर दिया कि अब इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन। जहां पर पहले $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, हमने वो $1 को कम करके 60 में कर दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्ट फिगर, हमने ऐसा किया। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अब क्या होगा, अब सॉरी नॉट 60, देखो दोनों समझते हैं। अभी क्या है क्लास, अभी कोई अमेरिकन आपके पास आया $1 लेके, आपने उसको 70 रुपीज दिए, वो मार्केट में जाके कितने रुपए का सामान खरीदेगा, 70 रुपीज का सामान खरीदेगा, क्लियर, कम खरीदेगा। अब दूसरा कोई आया, इसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, आपने उसको $1 के बदले 80 रुपीज दिए, ठीक है, कि जाओ और ज्यादा खरीदो, तो वो अट्रैक्ट होगा कि ठीक है अब तो रुपया सस्ता हो गया, हमें दिख रहा है यहाँ पे $1.80 का हो गया, ये सस्ता हो गया। क्यों सस्ता हो गया, बिकॉज जैसे जैसे हमारा एम क्या है क्लास, हमारा एम है $1 1 रुपए के बराबर हो, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। हम जब इससे कंपैरिजन में आते हैं तो अगर $1 100 का हो जाएगा, इसका मतलब हमारी कंट्री वीकन हो रही है, हमारी कंट्री कमजोर हो रही है, इसको रिड्यूस करना हमारा मेजर एम है। तो हमने डिवैल्यूएशन, ये जो है ना, हमने $1 को और $1 के और ज्यादा पैसे देने शुरू किए, डिवैल्यूएशन हमने खुद किया। क्यों किया, बिकॉज हम बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे कि आप आए इंडिया में और इंडिया में आके सामान खरीदें, क्योंकि जब आप फॉरेन करेंसी देंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। उल्टा अगर हम करते हैं क्लास, कम पैसा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग कम खरीदें हमारी कंट्री से, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवैल्यूएशन, क्लियर। थोड़ा थोड़ा ये भी देखते रहते हैं, हो सकता है हमें टाइम ना मिले 15 तक उस चीज को करने का, इसलिए तो इसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट और लास्ट रिफॉर्म्स आए क्लास, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स मतलब कि अब हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। जो हमारी पहले ट्रेडिंग पॉलिसी थी, हमने टैरिफ्स लगाए थे कि अब बाहर से सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर से सामान जो भी आपको खरीदना बेचना हमें बता के कर रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, तो गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस था इंपोर्ट के ऊपर उसको भी खत्म कर दिया, टैरिफ्स को भी रिड्यूस कर दिया। हाँ, सिर्फ वही अगेन इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज देयर, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग छोड़ी क्लास जो हजार्डस हैं, कि अगर आप कुछ एक्सप्लोजिव्स या ऐसा कुछ बाहर से खरीद रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस बनाना ज़रूरी था, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं थी, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ लोगों को रोका हुआ था ना, बंदिशें जो लगाई हुई थी, उन सब बंदिशों को गवर्नमेंट ने हटाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने लाइसेंस हटा दिया, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर हटा दिए, गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन कर दिया, रिजर्वेशन से प्राइस खुद बनाओ ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, प्राइवेट बैंक खोलो ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, बाहर से आके सामान खरीदो ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, देन इधर टैक्स कम दो, क्लियर। एक
ऐसा मतलब ऐसा टैक्स बना दिया जो सबके लिए इक्वल है, वो किया गवर्नमेंट ने। इंपोर्ट लाइसेंसिंग हटा दी गवर्नमेंट ने। तो जो पहले गवर्नमेंट ने रुकावटें लाई हुई थी सिर्फ इसलिए कि हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो बैलेंस हो, रीजनल हो, गवर्नमेंट ने उसको फिनिश कर दिया। सो इट इज ऑल अबाउट लाइसेंसिंग, सॉरी नॉट लाइसेंसिंग, इट्स ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन, new economic policy reforms. In next of the class we'll continue privatization and globalization all together, because privatization small topic hai. Okay, thank you, that's all for the class today.